अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट लेक्चर में यू ऑल आर वेलकम। ये सीरीज़ जो है competitive एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट विल हेल्प यू इन CSS एज़ वेल एज़ इन PMS, और ये आपके कोर्स वर्क में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो हम इसके फर्स्ट सेगमेंट की तरफ आते हैं, जिसमें हमने रीड करना है वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स को। वेस्टर्न फ़िलासफ़र्स में 3 फ़िलासफ़र्स जो हैं बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, जिनमें सोक्रेटिस हैं, प्लेटो हैं और एरिस्टोटल हैं। जो सोक्रेटिस हैं वो प्लेटो के टीचर हैं, और जो प्लेटो हैं वो अरिस्टोटल के टीचर हैं। तो इन तीनों की आपस में हमने इंटर रिलेशन देखना है, और इनकी जो कंट्रीब्यूशन है पॉलिटिकल साइंस में हमने वो देखनी है, और इन्होंने क्या क्या जो है काम जो हैं वो सर अंजाम दिए हैं। हमें हर फील्ड में इनकी कंट्रीब्यूशन नज़र आती है, चाहे वो साइंस है या कोई और मैथमेटिक्स है या कोई भी साइंस की फील्ड है, या वहाँ पे प्लेटो, अरिस्टोटल और सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी कहीं ना कहीं हमें इन नज़र आती है। सो लेट्स स्टार्ट विथ प्लेटो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्लेटो पैदा कब हुए थे। जो प्लेटो थे वो 427 BC में पैदा हुए, और इनकी डेथ 347 BC में इनकी डेथ हो गई। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी की हम बात करते हैं कि जो प्लेटो थे वो एथेंस में पैदा हुए। एथेंस जो है ग्रीस के अंदर एक सिटी स्टेट था, और ये जो थे सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे। अब जो सोक्रेटिस थे वो मतलब उन्हें अपनी फ़िलासफ़ी की वजह से, उन्हें अपने जो है रैशनैलिटी की वजह से एथेंस ने हेमलॉक दे दिया, जहर का प्याला दे दिया, हेमलॉक, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। इस चीज़ ने प्लेटो को बहुत ज़्यादा मतलब जो है सदमा पहुँचाया, उन्हें इन्फ्लुएंस किया। तो जो प्लेटो थे उन्होंने क्या किया, अपना वर्क स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मतलब पॉलिटिकल साइंस में अपनी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दी। सोक्रेटिस के बाद इन्होंने एक इदारे का जो है वो इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम एकेडमी है। तो इन्होंने एकेडमी को इस्टेब्लिश किया। इसके अलावा इनकी जो मेन बुक्स हैं उनमें 3 किताबें जो हैं सरे फहरिस्त हैं। उनमें द रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है और द लॉज है। तो ये इनकी थोड़ी सी बायोग्राफी है कि प्लेटो वाज बोर्न इन 427 एंड ही वाज डाइड इन 347 BC, एंड ही वाज बोर्न इन एथेंस। एथेंस वाज द सिटी स्टेट इन ग्रीस, and he was the student of Socrates, and the Socrates was that person who was executed by Hamlock, which was given by Athenian people because of his rationality, cognitive abilities that were not acceptable by those people. And Plato also founded an academy which became a torchbearer for different type of politicians, for different types of fields in incoming generations. He also wrote 3 main books. The number 1 book I discussed before, The Republic, and the number 2nd book is The Statesman, and the number 3rd is Laws. तो अगला सवाल आता है कि वाई प्लेटो गिव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, एंड वाई प्लेटो गिव द थ्योरी ऑफ द प्रिंस। प्लेटो के मुताबिक द प्रिंस कौन है, और थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट देने की ज़रूरत उसने क्यों पेश आई। तो देर वर 2 मेन कंपोनेंट्स विच मोटिवेटेड प्लेटो टू गिव द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट. The number 1 factor was the execution of Socrates by Hamlock, which was given by Athenian people. सोक्रेटिस जो थे वो क्रिटिकल थे एथेनियन जो डेमोक्रेटिक मॉडल था, या जो उनका सिस्टम था, वो उन पे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दिया करते थे, और जो एथेंस में रहने वाले लोगों को पसंद नहीं था, तो उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसीज करके जो सोक्रेटिस थे उन्हें हेमलॉक पिला दिया, जहर का प्याला पिला दिया। इस चीज़ ने प्लेटो को बहुत ज़्यादा जो है मुतासिर किया, इससे उन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि ही वॉज अ वेरी बिलव्ड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस। तो उन्हें जो सोक्रेटिस के जाने का बहुत ही गम था। तो उन्होंने क्या किया, प्लेटो ने क्रिटिसाइज़ किया एथेंस के सिस्टम को, और कहा कि जो सिस्टम किसी क्रिटिकल पॉइंट को जो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, तो वो सिस्टम अच्छा कैसे हो सकता है। तो जब लोगों ने उससे पूछा कि देन व्हाट दे विल डू, व्हाट दे वुड डू, कि वो फिर क्या करें उस सिस्टम की जगह, क्या मतलब कौन सा सिस्टम लेके आए, तो प्लेटो ने कहा कि आप आइडियल स्टेट सिस्टम लेके आओ।
तब उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दी थी। पहली रीज़न ये है कि उन्होंने जो है एथेनियन सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए जो है आइडियल स्टेट की थ्योरी दी। जो सेकंड रीज़न है कि पेलोपोनेशियन वॉर होती है, उस वक्त एक पेलोपोनेशियन वॉर होती है जो स्पार्टन्स और जो है एथेंस के दरमियान होती है। अब एथेंस जो हैं उनके वक्त में एक जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वहाँ पे थी, और स्पार्टन्स के दरमियान जो एक जंग होती है उसमें स्पार्टन्स जो हैं वो जीत जाते हैं और एथेंस को शिकस्त होती है। That a thing made Plato realized that the Athenian system was a rotten system। जो एथेंस का सिस्टम है वो rotten सिस्टम है जो स्पार्टन्स के सामने टिक नहीं सका। तो प्लेटो then highlighted that point that the system present in Greece was not good because that was a rotten system that did not remain stable बिफोर स्पार्टन्स। वो स्पार्टन्स के सामने टिक नहीं सका क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं थी। तो प्लेटो कहते हैं इसकी जगह एक आइडियल स्टेट होनी चाहिए, इसकी जगह एक जो इसको आइडियल स्टेट के साथ हमें रिप्लेस कर देना चाहिए। तो ये दो रीज़न थी जिसकी बुनियाद पे जो है उन्होंने थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट दी, या द प्रिंस दी जो है इन्होंने इसके बारे में लिखा। अब उनकी फॉर्मल थ्योरी की मतलब हम आ रहे हैं उनके ऊपर, तो फॉर्मल थ्योरी के ऊपर तो सबसे पहले वो बात करते हैं द जस्टिस पे, वो इंसाफ पे बात करते हैं। सो नाउ वी नीड टू लुक द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। अब हमने देखना है कि प्लेटो के मुतालिक जस्टिस क्या है। प्लेटो सेड इन एवरी सोसाइटी देर आर थ्री काइंड ऑफ पीपल एग्जिस्ट। प्लेटो कहते हैं कि किसी भी माशरे में तीन तरह के लोग रहते हैं। सम पीपल आर ग्रीडी, some people have a factor that motivates them to fulfill their body needs, physical needs। एपिटाइट जो है उनके अंदर वो डोमिनेट होती है, मतलब ये कि वो फूड की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है, खाने पीने की तरफ उनका इंक्लिनेशन ज़्यादा होता है। दे बिलीव इन ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो ये बहुत ज़्यादा तादाद में किसी भी माशरे में पाए जाते हैं। जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है वो एपिटाइट जिनमें ज़्यादा है, भूख जिनमें ज़्यादा है, वो लोगों की तादाद होती है जो हंग्री पीपल होते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो हैं वो लोग होते हैं जो करेजियस होते हैं, जो बहादुर होते हैं। उनके जो है मतलब फैक्टर जो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग होता है वो करेज का होता है, वो ब्रेव होते हैं। तो जो है प्लेटो कहता है कि जो एपिटाइट वाले लोग हैं, जो जिनके अंदर वो भूख का फैक्टर पाया जाता है, उन्हें आप प्रोड्यूसर्स बना दो, उन्हें आप फार्मर्स बना दो। और जिनके अंदर करेज वाला फैक्टर ज़्यादा है उन्हें आप सोल्जर्स बना दो, आर्मी में कन्वर्ट कर दो। और जो छोटा सा एक चंक है, जो छोटा सा टुकड़ा है, जो वाइज पीपल हैं, उन्हें आप फिलोसफर किंग और नोबल्स बना दो। यहाँ पे वो कहते हैं जो वाइज पीपल हैं उन्हें आप फिलोसफर किंग बना दो। उन्होंने एक एनालॉजी इस्तेमाल की, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में भी हमें तीन चीज़ें नज़र आती हैं। हमारा ब्रेन नज़र आता है, हमारा हार्ट नज़र आता है, और हमारा जो है स्टमक नज़र आता है। जो वो कहते हैं जिनके अंदर जो स्टमक वाली जो डिज़ायर्स हैं वो डोमिनेंट हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको आप प्रोड्यूसर्स बना दो, उनको आप फार्मर्स बना दो। और जिनके अंदर जो हार्ट वाला फैक्टर स्ट्रॉन्ग है उन्हें आप आर्मी या सोल्जर्स बना दो। और जिनके अंदर जो ब्रेन वाला फैक्टर है वो स्ट्रॉन्ग है, वाइज पीपल हैं, आप उन्हें फिलोसफर किंग और नोबल्स बना दो। ये उन्होंने सिस्टम दिया जो उनके मुताबिक जस्टिस सिस्टम था अकॉर्डिंग टू प्लेटो। तो इसको अगर हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में हम कहें तो इसको कहते हैं कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि हर बंदे को उसकी सलाहियत के मुताबिक, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक आप जॉब असाइन कर दो, तो उसको हम क्या कहते हैं, द जस्टिस सिस्टम ऑफ प्लेटो। तो जो उनसे जो सवाल किया गया, द क्वेश्चन अराइज्ड एट दैट टाइम, हाउ दे कैन बिल्ड दिस काइंड ऑफ जस्टिस इन अ सोसाइटी, कि आप किस तरह ये जस्टिस किसी भी माशरे के अंदर मतलब क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज पीपल आर नॉट एग्री टू एक्सेप्ट देयर मोटिवेटिंग फैक्टर्स। कोई भी ये नहीं कहेगा कि उसके अंदर एपिटाइट का फैक्टर ज़्यादा है, कोई भी नहीं कहेगा कि वो भूख का फैक्टर उसके अंदर ज़्यादा है, कोई भी नहीं कहेगा कि वो उसके अंदर जो करेज का फैक्टर ज़्यादा है। एवरीबॉडी सेज विजडम, हर कोई कहेगा कि वो विजडम जो है उनके अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो उसके लिए प्लेटो ने एक सिस्टम दिया, एजुकेशन सिस्टम दिया। That education system was designed in a such a way that make
मेक्स डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री क्लासेस। इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से आप एपिटाइट वाले लोगों को अलहदा कर सकते हैं, करेज वाले लोगों को अलहदा कर सकते हैं और विजडम वाले लोगों को अलहदा कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनका एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम इनका 3 फेजेस पे मुश्तमिल है और अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स पे ये पूरा जो है इसने इसको इनक्लेव किया हुआ है, तकरीबन 50 सालों पे ये मुश्तमिल है। पहले फेज़ में ये होगा कि जो एक बच्चा जो पैदा होगा किसी भी फैमिली में या किसी भी जगह पे, उसकी जो नरिशमेंट है उसको स्टेट ओन्ड मदर जो है उसकी देखभाल करेगी। तकरीबन 6 साल तक उसको वो मतलब खाना पिलाना, ब्रेस्ट फीडिंग जो मुख्तलिफ उसकी बॉडी नीड्स हैं वो पूरा करेगी। इसके अलावा वो उसको जो है हीरोएटिक स्टोरीज सुनाएगी, उसको उसके अंदर पैट्रियटिज्म जो है इनकलकेट करेगी, उसके अंदर ऐसी सॉन्ग्स और पोइम्स सुनाई जाएगी जो उसको एथेंस और ग्रीस के अंदर जो मतलब है उसके रिलेटेड उनके दिल के अंदर लव पैदा कर देगी। और तकरीबन 18 साल तक उसको क्या मतलब किया जाएगा, इसी तरह की स्टोरीज सुनाई जाएंगी। उसके अलावा उसे मैथ्स सिखाई जाएगी, जिम्नास्टिक्स करवाया जाएगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाई जाएंगी। तकरीबन 18 साल की उम्र में फर्स्ट फेज़ में जब वो 18 साल की उम्र में पहुंचेगा तो उसको क्या मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए उस बच्चे को भेज दिया जाएगा। 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद उसका एग्ज़ाम होगा। 20 साल की उम्र में जब उसका एग्ज़ाम होगा, इफ़ दैट पर्सन पासिस दैट एग्ज़ाम, अगर वो इम्तिहान वो पास कर जाता है वो नेक्स्ट फेज़ में चला जाएगा। और जो फेल होगा वो क्या बन जाएगा, वो प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे, वो मतलब फार्मर्स बन जाएंगे। तो इस तरह पहली कैटेगरी वो शिफ्ट आउट हो जाएगी। जो 20 साल की उम्र में इम्तिहान पास करने में फेल हो जाएंगे तो उनको क्या बना दिया जाएगा, उनको प्रोड्यूसर्स बना दिया जाएगा। फिर प्लेटो की सेकंड फेज स्टार्ट होती है जो जाती है 20 साल से 35 साल की उम्र तक। उसमें भी उन जो वहाँ से निकलने वाले कैंडिडेट्स हैं उनको वहाँ पे फ़िलासफ़ी सिखाई जाएगी, एडवांस मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी। इसके अलावा जिम्नास्टिक्स वगैरह तो कंटिन्यू रहेगी ताकि उनकी जो फिज़िकल जो वेल बीइंग है वो मेंटेन रहे। तकरीबन 15 साल के अरसे में जो उनकी ट्रेनिंग होगी या जो भी उनको कुछ उन्हें सिखाया जाएगा, फिर 35 साल की उम्र में दोबारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। जब वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा, जो लोग उसे पास करेंगे वो थर्ड फेज़ में चले जाएंगे और जो लोग उसे फेल करेंगे वो सोल्जर्स बन जाएंगे। मतलब ये कि दूसरी क्लास को भी हमने अलहदा कर दिया 35 साल की उम्र पे। फिर 35 साल से जो 50 साल की उम्र है उसमें जो कैंडिडेट्स बच जाएंगे वो इंटर्नशिप करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ किंग्स के साथ, नोबल्स के साथ, और एक नोबल्स की एक फैमिली बन जाएगी। 15 साल की वहाँ उनकी ट्रेनिंग में उनकी जो फिलॉसफी वो स्टडी करेंगे, मैथमेटिक्स वो स्टडी करेंगे, जो भी चीज़ें हैं वो रूलिंग जो रूल्स हैं वो स्टडी करेंगे। 50 साल की उम्र में उस नोबल फैमिली में से या नोबल्स में से एक को हम क्या बना देंगे, फिलोसफर किंग बना देंगे। तो प्लेटो कहता है कि 50 साल की उम्र में जब वो पहुंचेंगे तो उन नोबल्स में से आप क्या चुनोगे, फिलोसफर किंग चुनोगे। और जो फिलोसफर किंग फिर बोलेगा वो लॉ होगा, मतलब जो अल्फाज उसकी ज़ुबान से निकलेंगे वो कानून बन जाएंगे और वो सोवरन होगा, उसके ऊपर कोई नहीं होगा, अथॉरिटी उसके पास होगी, उस फिलोसफर किंग के पास होगी। इस तरह वो इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से इन 3 क्लासेस को सेपरेट कर देता है। इन फर्स्ट फेज दोज हु फेल्ड बिकेम द प्रोड्यूसर्स, इन सेकंड फेज दोज हु फेल्ड बिकेम द सोल्जर्स, एंड इन थर्ड फेज दोज हु फेल्ड बिकेम द नोबल फैमिली, एंड one person who was selected became the philosopher king. In this way he said that the justice can be built, can be established in any society. इस तरह जो है इस एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से आप किसी भी माशरे में जस्टिस को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन प्लेटो कहता है कि एजुकेशन जो है उसके कुछ रूल्स होंगे, कुछ रेगुलेशंस होंगी जिसके तहत जो है आप एजुकेशन जो है लोगों को देंगे। द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि एजुकेशन जो होगी वो स्टेट कंट्रोल्ड होगी। मतलब ये कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, जो भी एजुकेशन जो मामलात होंगे उसे स्टेट कंट्रोल करेगी। उसके अलावा प्लेटो को हम फेमिनिस्ट कह सकते हैं क्योंकि प्लेटो डज नॉट डिस्क्रिमिनेट between male and female. He said those who passed the examination go to next phase and next phase and became the philosopher king. तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, अगर वो इन फेजेस को पास करती जाती है या करता जाता है वो फिलोसफर किंग बन सकता है, वो सोल्जर बन सकता है, या जो भी चीज़ है वो इसमें वो अपनी जो है गोल को अचीव कर सकता है।
इसके अलावा प्लेटो कहता है कि जो एथेंस में, ग्रीस में बंदा पैदा होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेशन हासिल करे। एजुकेशन मतलब कंपलसरी है उन लोगों के लिए जो ग्रीस के अंदर पैदा होते हैं। अब जो प्लेटो हैं वो एक सिस्टम देते हैं, प्लेटो एक सिस्टम देते हैं, उसे कहते हैं कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का सिस्टम भी प्लेटो देते हैं। कम्युनिज्म कहते हैं कि जो पहला वो कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, सेकंड वो कहते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। अब इन दो कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली से क्या मुराद है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन, उसकी एक स्पेसिफिक फैमिली नहीं होगी। मतलब ये कि कोई भी ख़ानदानी निज़ाम नहीं होगा उस सोसाइटी के अंदर, बल्कि इस तरह होगा कि तमाम मतलब कॉमन चिल्ड्रन होंगे, कॉमन वाइफ्स होंगी, कॉमन हस्बैंड्स होंगे। उसने ये सिस्टम इस तरह कहा कि तो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली की हम अगर बात कर रहे थे कि जो हैं उसमें जो चिल्ड्रंस होंगे वो स्टेट ओन्ड होंगे। मतलब किसी को ये अख्तियार नहीं होगा या किसी को ये पता नहीं होगा कि उसका चिल्ड्रन कौन है, सब जो है कॉमन चिल्ड्रन होंगे। अब इसमें जो एक रीज़न है कि ऐसा क्यों उसने किया, ये हम मतलब फर्दर हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरे के पॉइंट पे आते हैं कि उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी है वो भी जो है कॉमन होगी, वो किसी बंदे की प्रॉपर्टी स्पेसिफिक नहीं होगी, किसी के पास जो है उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो फिर उसकी नीड्स कैसे पूरी होंगी, तो उसकी जो नीड्स होंगी वो स्टेट पूरी करेगी। उसकी जो खाने पीने की ज़रूरियात हैं या उसकी जो फिज़िकल नीड्स हैं वो स्टेट पूरी करेगी। अब इसकी जो रीज़न थी कि उन्होंने जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी दी, इसमें जो मेन रीज़न ये है कि इससे नेपोटिज्म नहीं होगा। नेपोटिज्म कहते हैं कि जो आप अपने रिश्तेदारों को इंडक्ट करते हो या अपने रिलेशन में जो रहने वाले हैं उनको आप इंडक्ट करते हो, आपको पता ही नहीं होगा कि आपके चिल्ड्रन कौन है, तो देन हाउ यू कैन डू नेपोटिज्म, तो आप नेपोटिज्म नहीं कर सकोगे। इसके अलावा आपके अंदर करप्शन नहीं होगी, क्योंकि आप में तो आपकी तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब अपनी प्रॉपर्टी आप नहीं रख सकते हो तो आप किस चीज़ के लिए पैसे इकट्ठे करोगे। और वैसे भी जो ज़्यादातर जो वेल्थ एकमुलेशन होती है अपने बच्चों के लिए होती है, आपको पता ही नहीं कि आपके चिल्ड्रन कौन है, देन व्हाई यू डू करप्शन। जब आप करप्शन नहीं करोगे, जब नेपोटिज्म नहीं होगा, तो आपकी सारी की सारी एनर्जीज, आपका सारा का सारा फोकस स्टेट के ऊपर होगा। आप जो है ओवरऑल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे, और आपके इंटरेस्ट स्ट्रेट इंटरेस्ट होंगे, आपके पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो सब साइड हो जाएंगे। तो इस तरह वो कहता है कि उन्होंने कम्युनिज्म का कंसेप्ट दिया प्लेटो ने। अब इसके अलावा अब जो सवाल आता है कि क्या जो प्लेटो है उसकी रेलेवेंस हमारे मॉडर्न जो इरा है या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनकी कोई रेलेवेंस है, then we can say yes, there are many points which are relevant in today's affairs like education। उन्होंने कहा कि एजुकेशन मैंडेटरी है। देखिए, उन्होंने कहा कि जो भी एथेंस में, ग्रीस में पैदा होता है तो वह उनके लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेशन हासिल करे। तो आज भी हम देखते हैं कि देयर इज़ कंपल्शन अबाउट एजुकेशन, के जो मेल है या फीमेल है उसे एजुकेशन हासिल करना ज़रूरी है फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर देयर सर्वाइवल। इसके अलावा उन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन की बात की कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो आज भी हमें देखा जाता है कि जिस मर्जी डिपार्टमेंट में जाएं, दे कंसीडर राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, कि जिसके पास स्किल्स हैं, जिसको वो काम आता है, उसको वो काम दिया जाए। इसके अलावा उन्होंने बात की कि उन्होंने कम्युनिज्म की बात की, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी। तो आज हमें ये चीज़ पता चलती है कि अगर कम्युनिज्म नहीं है इन चीज़ों में, मतलब अकॉर्डिंग टू हिम, तो देखिए हमें करप्शन भी नज़र आती है, नेपोटिज्म भी नज़र आते हैं, और मुख्तलिफ तरह की जो एक्सप्लॉयटेशन है वो भी नज़र आती है। इसके अलावा उन्होंने जो मैरिज है उसकी एक इम्प्लिसिटली एक डेट सेट कर दी, जब उन्होंने कहा कि 18 साल के बाद 2 साल के लिए आप मिलिट्री ट्रेनिंग हासिल करोगे, तो जिसमें फेल होंगे वो वर्कर्स बन जाएंगे। तो वर्कर्स जो हैं वो आज़ाद हैं, वो मैरिज कर सकते हैं, दे प्रोड्यूस एंड दे कैन रिप्रोड्यूस। तो इसका मतलब है कि मिनिमम एज किसी तरह उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कही कि 20 साल है, लेकिन इनडायरेक्टली हमें पता चलता है कि जब 20 साल की उम्र में वो वो जो बंदा है फेल होता है, तो वो प्रोड्यूसर बन जाता है या रिप्रोड्यूसर बन जाता है। तो इसका मतलब है मिनिमम एज फॉर द मैरिज इज़ 20 ईयर्स। तो जो मिनिमम एज है वो 20 साल है। इस तरह उनके जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं आज के दौर में भी हमें रेलिवेंट नज़र आते हैं। अब इसके अलावा वो बात करते हैं कि अगर स्टेट के अंदर कोई डिसेबल बंदा पैदा हो जाता है, देन यू शुड एलिमिनेट दैट पर्सन, कि आप उस बंदे को रिमूव कर दो, उसको किल कर दो। ये उनके क्रिटिसिज्म उनके ऊपर आ सकता है कि वो कहते हैं कि जो एक बंदा अपाहिज पैदा हुआ है वो स्टेट के ऊपर एक लायबिलिटी है, एक स्टेट के ऊपर बोझ है, तो यू शुड रिमूव हिम, तो या रिमूव हर। तो इसके ऊपर ये क्रिटिसिज्म होता है कि वो डिसेबल्स को क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। क्योंकि जो आप किसी से भी उसकी ज़िंदगी का हक नहीं छीन सकते, चाहे वो डिसेबल है या एबल है।
तो इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है उनमें हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। इस तरह का सिस्टम हमने अभी तक हिस्ट्री में नहीं देखा। तो पहला ये है कि उनका जो सिस्टम था ज़्यादा आइडियलिस्टिक था। दूसरा, वो कम्युनिज्म की बात करते हैं। देखिए, हर बंदे की डिज़ायर है, चाहे वो फिलोसफर किंग है, चाहे वो सोल्जर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, हर एक की डिज़ायर है कि उसकी फैमिली हो। फैमिली उसे जीने का मकसद देती है, उसके बच्चे हो, उसकी वाइफ हो, एक उसका एक प्रॉपर फैमिली मैकेनिज्म हो। लेकिन प्लेटो तो एक फैमिली मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है कि देयर शुड बी नो फैमिली। उसके अलावा वो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है कि आप वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं करोगे। जब वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होगी या वेल्थ के लिए कोई काम नहीं करेगा, अपनी प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होगी, देन व्हाई दे डू वर्क। लोग काम क्यों करेंगे? उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगी कि वो किसके लिए काम करें। तो ये उनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ सकता है। इसके अलावा जो है, मतलब हमने बात की कि वो डिसेबल लोगों को क्या करते हैं, वो डिस्क्रिमिनेट करता है। अगर हम इस पूरे टॉपिक को इन ऑन फिंगर टिप्स हम इसे समराइज़ करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो प्लेटो थे वो मतलब उन्होंने दो थ्योरीज दी। द प्रिंस, द थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट, वो एथेंस में पैदा हुए। सोक्रेटिस उनके टीचर्स थे। एकेडमी जो है उन्होंने उसके जो है बुनियाद रखी। ही रोट आल्सो 3 बुक्स, द रिपब्लिक, द स्टेट्समैन, द लॉ। और he also talked about the justice. In justice system, he talked about 3 classes. The first class, he said, those who have appetite, the dominating factor should be producers, and those who have courageous factor, they should be soldiers, and those who are wise people, they should be noble, and one of them should be a philosopher king. He also talked about the education system. His education system consists of 3 phases. In first phase, he filter out the workers. In second phase, he filtered out the soldiers. In third phase, he filtered out the philosopher king. He also talked about the education system. The education system should be a straight controlled, and he was a feminist. He also talked about the compulsion. He also talked about the compulsory education. And when we say, he also talked about the communism of family, communism of property. इसके अलावा हमने बात की कि देर आर मैनी पॉइंट्स विच आर रेलिवेंट टुडे। फॉर एग्जांपल, ही टॉक्ड अबाउट द मैंडेशन ऑफ या मैंडेटरी एजुकेशन, जो आज भी रेलिवेंट है। इसके अलावा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन जिन्होंने बात की, वो आज भी रेलिवेंट है। कम्युनिज्म जो है ये इनका क्रिटिकल पॉइंट है। मैरिज की जो डेट है वो भी हमें नज़र आती है कि हमारे यहाँ जो है 18 से 20 साल जो है मिनिमम एज होती है मैरिज की। और इसके अलावा इनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म आता है कि ये डिसेबल लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्लेटो। तो प्लेटो की हमने थ्योरी देखी, उनकी बायोग्राफी देखी, उनकी बुक्स देखी, उनके रेलिवेंस देखी और उनका क्रिटिसिज्म देखा। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।